हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईजी एजुकेशन। ईजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 25 अगस्त 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कुमार गौरव सर द्वारा सुबह 6 बजे वाली फुलपत्ती वाली क्लास में पढ़ाया जाता है। ये 1.5 घंटे वाली क्लास को हम मात्र 20 से 25 मिनट में आपको कवर कराते हैं, वो भी फुल कंटेंट के साथ। यदि आप कम समय में फुलपत्ती वाली क्लास को पढ़ना चाहते हैं विथ लल्लन टॉप प्रश्नों एंड स्टैटिक जीके के साथ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईजी एजुकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन बना है? तो यदि आपसे पूछा जाए शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद जो है कि चेन्नई के हैं, भारत के चेन्नई के, वे उपविजेता रहे शतरंज विश्व कप 2023 के। अब आइए हम देख लेते हैं ये शतरंज विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था। तो अजरबैजान के बाकू में हुआ। फाइनल मैच किनके बीच हुआ? तो फाइनल मैच मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंद, जिसमें से मैग्नस कार्लसन ने मैच को जीता है और आर प्रज्ञानंद को हराकर। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, विजेता जो मैग्नस कार्लसन है वे किस देश के हैं? तो नॉर्वे के। आपसे पूछा जाए कौन किस देश के हैं? तो नॉर्वे के हैं। इन्हें हम वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए शतरंज का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, तो मैग्नस कार्लसन है। उपविजेता हमारे आर प्रज्ञानंद चेन्नई के हैं, मात्र 18 वर्ष के खिलाड़ी हैं। भारत के सेकंड खिलाड़ी बन चुके हैं जो शतरंज विश्व कप में पहुंच गए। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला खिलाड़ी कौन था, तो भारत का पहला खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है आर प्रज्ञानंद। आइए हम देख लेते हैं कुछ ललन टॉप बातें। देखिए, पूछा जाए महिला फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। विजेता कौन था? विजेता स्पेन रहा और उपविजेता इंग्लैंड। उपविजेता इंग्लैंड, विजेता स्पेन। अगला हमारा है, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी। तो यदि आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, तो विजय लक्ष्मी। और भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य हालिम बने, जो महाराष्ट्र के हैं। आइए आगे देख लेते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो चेन्नई में। उसका शुभंकर क्या था? तो थम्बी। आपसे पूछा जाए 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था? चेन्नई में, और उसका शुभंकर कौन था? तो थम्बी। तो इतनी बातों को छाप के रखिए। चलिए आगे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन हैं? तो निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन कौन हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए ईरान और सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना, सी मिस्र इथोपिया और डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब देखिए, ब्रिक्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसकी संकल्पना देने वाले कौन हैं? तो 2001 में जिम ओनिल ने दिया था ब्रिक्स की संकल्पना। पहले इसका नाम ब्रिक था। 2009 में एंकितबर्ग सम्मेलन रूस में हुआ था। इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल करने की बात कही गई थी। तो 2009 में एंकितबर्ग सम्मेलन जो रूस में हुआ था, उसमें शायद साउथ अफ्रीका को शामिल करने की बात कही गई। तो 2010 में फाइनली में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अब देखिए, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से भारत, सी से चीन और एस से दक्षिण अफ्रीका। तो आप इससे याद रखिए। आगे आते हैं, देखते हैं ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ हुई। तो ब्रिक्स 2023 की बैठक जो 15वें नंबर की थी, कहाँ पर हुई? साउथ अफ्रीका में। यदि आपसे पूछ लिया जाए 2023 में ब्रिक्स की बैठक
कहाँ हुई थी? तो साउथ अफ्रीका में हुई थी। आपसे पूछा जाए 16वीं कहाँ हुई होगी? तो 2024 के ब्राज़ील में होगी। 17वीं कहाँ होगी? 2025 रूस में होगी। तो आप इतनी बातों को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है इस समय? तो रामफोसा जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अब इसे छाप के रखिए। चलिए अब देखते हैं इसमें नए सदस्य कौन कौन जुड़े हैं। तो 6 नए सदस्य जुड़े हैं। इनका कार्यकाल कब से प्रभावित होंगे? 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। देखिए पहला ईरान है जिसकी राजधानी तेहरान है। दूसरा सऊदी अरब है। तीसरा मिस्र है जिसकी राजधानी काहिरा है। चौथा इथोपिया है। पांचवा यूएई है और छठा अर्जेंटीना, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, इतनी बातें छाप के रखिए। आगे आते हैं। देखिए ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन बना हाल ही में? तो 9वां सदस्य ईरान बना। इसमें पहले 8 सदस्य थे और 9वां सदस्य ईरान बन गया है। 2023 की बैठक कहाँ हुई थी? 2023 की बैठक भारत में। तो पूछा जाए आपसे एससीओ की 2023 की बैठक कहाँ हुई? तो भारत में हुई। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए आसियान का नवीनतम सदस्य कौन है? तो 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्टे, हाल ही में बना है। पहले 10 सदस्य थे और इसमें 11वां सदस्य तिमोर लेस्टे बन चुका है। आपसे पूछा जाए आसियान इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। आगे आते हैं। अगला है हमारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नवीनतम सदस्य कौन बना? तो देखिए 190वां सदस्य एंडोरा जो यूरोप में पड़ता है वह बना। तो आपसे पूछ लिया जाए IMF का नवीनतम सदस्य कौन बना? तो एंडोरा। अगला है NDB का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो मिस्र। आपसे पूछ लिया जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो मिस्र। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी बैंक है? तो ब्रिक्स की ये बैंक है, इसे आप याद रखिए। आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हम प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अजय देवगन, अल्लू अर्जुन, रामचरण, सनी देओल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो हम देख लेते हैं 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 को। देखिए प्रदान कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्रदान करता है। किस एक्टर को मिला? तो अल्लू अर्जुन। किस फिल्म के लिए? पुष्पा के लिए। एक्ट्रेस कौन थी? तो एक्ट्रेस 2 एक्ट्रेस को मिला है, आलिया भट्ट और कृति सेनन। आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी को और कृति सेनन मम्मी के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 का बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो अल्लू अर्जुन को मिला है। आइए आगे देख लें। देखिए और महत्वपूर्ण अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो निखिल महाजन को गोदावरी के लिए। यदि आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको मिला है? तो रॉकेटरी को मिला है। अब इसे याद रखिए। अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसे मिला है? तो कश्मीर फाइल को, द कश्मीर फाइल को नरगिस दत्त का पुरस्कार मिला है। आगे अगला है आपसे पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए किसे मिला है? तो गांधी एंड कंपनी को मिला है, जो गुजरात की फिल्म है उसे मिला है। अगला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किसे मिला है? तो सरदार उधम को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसे याद रखिए। अब देखते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसमें फर्स्ट फीचर फिल्म के लिए किसे मिला था? तो श्यामची जो मराठी फिल्म थी इसको मिला था। और 1967 में पहली बार जो कि एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर पुरस्कार दिए गए थे। तो आपसे पूछा जाए पहले बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला था? उत्तम कुमार को। और बेस्ट एक्ट्रेस नरगिस दत्त को।
मिला था। तो नरगिस दत्त जो संजय दत्त की माता हैं उन्हें मिला था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रिसबो को किसने मंजूरी दी? तो देखिए, एक शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए वैक्सीन एब्रिसबो की मंजूरी किसने दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। यूएसए ने अभी हाल ही में इसको मंजूरी दी। सुरक्षा किसकी करेगी? तो सुरक्षा करेगी रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से। कंपनी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कंपनी कौन है, तो फाइजर कंपनी है। ये शिशुओं में श्वसन तंत्र संबंधित बीमारी और गर्भावस्था के अंतिम समय में होने वाली बीमारी का इलाज करेगी। तो आपसे पूछ लिया जाए एब्रिविस्बो वैक्सीन किसके लिए काम करेगी, तो ये जो श्वसन संबंधी बीमारी है उसके लिए काम करेगी शिशुओं में। आइए हम इसका ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, SARS सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स जो कोविड-19 का वायरस है, इसका फुल फॉर्म है। पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो श्वसन के समय पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो देखिए, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कोशिका में किस अंग में श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? तो श्वसन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसे आप याद रखिए। आइए आगे देखते हैं। श्वसन तंत्र की इकाई आपसे पूछ लिया जाए तो एल्ब्यूलाई या कोपिका। श्वसन तंत्र की इकाई किसे बोलते हैं? कोपिका को या एल्ब्यूलाई को बोलते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए उत्सर्जन तंत्र या किडनी की इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिए। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? तो देखिए, अगला मिशन लुपेक्स इसरो भेजेगा किस देश के साथ? तो देखिए, लुपेक्स का पहले फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। लुपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसका फुल फॉर्म है, जो 2024-25 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो और जाक्सा कंपनी जो स्पेस कंपनी है, कहाँ की है? जापान की है। और इसका कार्य क्या होगा? यह चांद के ध्रुवीय क्षेत्र के अनुसंधान के लिए भेजा जाएगा। तो इसरो के साथ जाक्सा कंपनी जो जापान की है, ये काम करेगी और चांद के ध्रुवीय क्षेत्र के अनुसंधान के लिए कार्य करेगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाक्सा। लुपेक्स मिशन में कौन कौन स्पेस एजेंसी रहेंगी? तो भारत का इसरो और जापान का जाक्सा। अब इसे छाप के रखिए। आगे आते हैं। देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा। चंद्रमा 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? तो आपसे पूछा जाए चंद्रमा 3 का जो मिशन भेजा गया उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो कौन थे? तो पी वीर मुथवेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छाप के रखिए, एग्जाम में अवश्य पूछेगा। आइए हम ललनटा प्रश्न को देख लेते हैं। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग व्हीकल क्या नाम क्या था? तो LBM-3 M4, जिसे हम बाहुबली के नाम से जानते हैं या इसे हम फैटमैन कहते हैं, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को लैंड किया शाम को 6:04 पर। अब अगला है हमारा निसार। देखिए, निसार नासा और इसरो का एक मिशन है निसार। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगला हमारा NVS-01, ये नेविगेशन का सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसे याद रखिए। अब आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन क्या है? ये सूर्य का रिसर्च करेगी और ये भेजने वाला कौन है? इसरो भेजने वाला है आदित्य L1 मिशन। आइए हम आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो बिजनेस शिखर सम्मेलन 20 जो है कि इसकी शुरुआत दिल्ली में होगी 25 से 27 अगस्त के बीच। और इसमें कौन कौन से सदस्य उपस्थित होंगे? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे और G20 के शेरपा अमिताभ कांत। अध्यक्ष कौन होंगे? चंद्रशेखरन, जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, जो टाटा के हाल ही में CEO बने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली।
तो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं, ललन टॉप हम प्रश्न देख लेते हैं। G20 संस्कृति की सभी बैठकें कहाँ कहाँ हुई थी, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट बैठक कहाँ हुई? खजुराहो में, सेकंड भुवनेश्वर में, थर्ड हम्पी में और फोर्थ वाराणसी में हुई थी। तो ये संस्कृति की बैठकें हैं G20 की, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है G20 पर्यटन की पहली और तीसरी बैठक। तो पर्यटन वाली बैठक को कच्छ के रण में पहली हुई थी और तीसरी जम्मू कश्मीर में हुई है। आइए आगे देखते हैं G20 शेरपा की पहली बैठक उदयपुर में हुई और इसी जगह राष्ट्रमंडल सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। उद्घाटन कौन कर रहे थे? ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने इसकी उद्घाटन की थी। अगला है G20 स्वास्थ्य मंत्री की बैठक कहाँ हुई थी? तो गांधीनगर में, और गांधीनगर में ही WHO की पारंपरिक चिकित्सा का शिखर सम्मेलन भी हुआ था। इसे आप छाप के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल में भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। देखिए, AI स्कूल, इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल। भारत का पहला कहाँ पर? शांतिगिरी विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल में स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, ऑनलाइन शिक्षाएं या कक्षाएं चलेंगी, ChatGPT का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिए। कहाँ पर खोला गया? केरल में। अगला है, देखिए, अब एक से क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत रिपब्लिक कब बना? तो भारत रिपब्लिक बना, गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन चुनाव कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए, ChatGPT को लॉन्च करने वाला कौन है? OpenAI। बार्ड को लॉन्च करने वाला गूगल है। जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट। लेक्सी भारत। अब लीसा पूछा जाए, लीसा क्या है? तो लीसा उड़ीसा की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है, आपको बताना है। अब आपसे पूछा जाए गीगा GPT क्या है, किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। तो आप इतने प्रश्नों को याद रखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य आएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दिवंगत हुए CR राव कौन थे? तो देखिए, CR राव, इनका फुल नाम है कल्यामुड़ी राधाकृष्णन राव। देखिए, एक गणितज्ञ और सांख्यिकी विद थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गणितज्ञ और सांख्यिकी विद थे। कौन? CR राव, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। अब इनसे हम संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था और सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। 2001 में पद्म विभूषण इन्हें प्रदान किया गया था। USA ने इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पदक दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणितज्ञ और सांख्यिकी विद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हमारा ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? तो PC महालनोबिस आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय कब से कब थी? तो 1956 से 1961 के बीच थी। अब आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को हम टाइगर दिवस मनाते हैं और 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो आप इतनी बातें याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए, दिलीप महालनोबिस, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये ORS घोल के खोजकर्ता थे और इन्हें 2023 का पद्म विभूषण भी दिया गया। तो आपको याद रखना है, दिलीप महालनोबिस, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ORS की घोल की खोज की थी इन्होंने और 2023 का पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है। अगले हमारे बाल कृष्ण दोषी, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एक आर्किटेक्चर थे और इन्हें 2023 का भी पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। आइए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कनक रेले का संबंध किससे है? तो कनक रेले का संबंध मोहिनीअट्टम डांस से है और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो आप इसे छाप कर रखें क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? देखिए, हाल ही में BPSC ने पूछ लिया था इसको, जो शिक्षक भर्ती थी BPSC, इसने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो जॉर्जी गोस्पिनोड जो है, इन्हें
मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आगे प्रश्न नंबर हमारा 9 है, पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया? तो देखिए CSIR प्राइमा ET11 जो है ई ट्रैक्टर फर्स्ट जो है भारत का जो स्वदेशी है, भारत ने खुद बनाया है, तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अब देखिए निर्माण कंपनी कौन है? तो निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं CMERI, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो इस कंपनी ने बनाई है जो पश्चिम बंगाल में है। तो अब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, याद रखिए। आगे आते हैं हम CSIR के बारे में देख लेते हैं। देखिए CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके फुल फॉर्म है, स्थापना 1942 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी प्रधानमंत्री होता है उसका अध्यक्ष होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में होता है। महानिदेशक हाल ही में कौन घोषित किए गए? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो है पहली महिला घोषित की गई। तो देखिए ललनटा प्रश्न देख लेते हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक अभी आपको बताया गया नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। देखिए EVOLVE इवॉल्व मिशन का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। कौन लॉन्च किया है? तो सिडबी ने इवॉल्व मिशन लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया कोच्चि से। अब इसे याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक भारत जो है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। चलिए इसका मतलब कि कार्बन शून्य कर देगा उत्सर्जन में भारत। आइए आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो मंदिर स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या में। आइए आगे चलते हैं। अगला है, अब हम ललन टॉप प्रश्न को देख लेते हैं। पहले ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय कहाँ खोले गए? तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में, जो आदित्य नेल्लेर जिले में पड़ता है। और यहीं आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, यहाँ के जो आथुर के पान के पत्ते हैं उसी को GI टैग भी मिला है। तो आपको बताना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। पहले ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय कहाँ? थूथुकुड़ी तमिलनाडु में। और आथुर पान के पत्ते का GI टैग भी इसी जगह मिला है। अब इसे याद रखिए। अगला है हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय राखीगढ़ी, जो कहाँ पर? हरियाणा में। अब देखिए ये भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसे आप याद रखिए। अब आगे पूछ लिया जाए आपसे, अगला क्या पूछा जाए? 53वां टाइगर रिजर्व कौन बनाया? तो रानीपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जो कि उत्तराखंड में लॉन्च हुई है। और किसने लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अब देखिए उद्देश्य क्या इसका है? उद्देश्य है महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद का व्यापक बाजार उपलब्ध कराना या मंच उपलब्ध कराना। जो महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद होगा उसको व्यापक बाजार और मंच उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। अब यदि आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। SHG महिला उत्पाद को बेचने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला उत्पाद को बेचने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ई-सरस, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा। हम अब आगे ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर निर्मित लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो देवस्थल उत्तराखंड में। अब देवस्थल उत्तराखंड के हम कुछ त्यौहार देख लेते हैं। देखिए फूल देही त्यौहार और हरेला और अंदूरी मक्खन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूल देही, हरेला, अंदूरी मक्खन महोत्सव, अब इसे याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में हंगरी
विश्व चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली शाकैरी रिचर्डसन का संबंध किससे है? तो देखिए, जो हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो हंगरी के बुदापेस्ट में हुआ है। और 100 मीटर में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शाकैरी रिचर्डसन ने। और ये कहाँ से हैं? तो यूएसए से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। तो 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली शाकैरी रिचर्डसन कहाँ की हैं? तो यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। आइए आगे देखते हैं। अब पूछा जाए हंगरी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पुस्टाच कहा जाता है, आपको याद रखनी है। अब देखिए, हम गौरव सीरीज को देख लेते हैं जिसमें संवैधानिक विकास के बारे में कुछ प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुसूची 11 में कुल कितने विषय शामिल है? तो अनुसूची 11 में कुल 29 विषय शामिल हैं, इसे याद रखिए। शिक्षा मूल संविधान में किस सूची का विषय थी? तो शिक्षा मूल संविधान में किस सूची का विषय थी? तो राज्य सूची का थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो आप इसे याद रखिए। मूल संविधान में यह राज्य सूची का विषय थी, लेकिन समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ दिया गया। अगला हमारा है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अब देखिए हम भारत के लोग भारत को, तो 2 बार आ गया। तो आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में भारत कितनी बार आया है? शब्द 2 बार आया है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ है। केशवानंद भारती केस के द्वारा जो 24 अप्रैल 1973 में हुआ था, इसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। आपको इसे याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। अब देखिए, केंद्र और राज्य संबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 11 में केंद्र और राज्य का संबंध है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो देखिए, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14, लेकिन 15वीं सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। अगला है, आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आपातकाल का उल्लेख भाग 8 में है, भाग 18 में है। अब इसे याद रखिए। अगला है, विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो विधि के समक्ष समानता जो कि इंग्लैंड से, यूके से लिया गया है। अगला हमारा है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो संविधान संशोधन पहला था 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय उल्लेखित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2 प्रकार की समानता है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो आप ऐसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।